बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर खलील और ये आप सबका हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये टॉपिक आपके एमडी कैट में शामिल है। एमडी कैट में वैसे तो तमाम गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये ग्राहम लॉ शामिल है, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये तो आप हर वीडियो के शुरू में कहते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अरे क्या कहें, कहना पड़ता है आपके लिए, आपके अंदर उस टॉपिक के लिए तजस्सुस पैदा करना पड़ता है। अच्छा जी, तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से है और न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है और 99.9999% चांस होते हैं कि इसके अंदर से डिफ्यूजन का कंपैरिजन लेकर एमसीक्यूज आ जाता होता है। तो आज की वीडियो में हम ग्राहम लॉ का हिस्ट्री, उसकी स्टेटमेंट, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये हमें क्या कहना चाहता है, उसको समझेंगे। इससे रिलेटेड काफी फार्मूलाज हैं, उनको डिराइव करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स और जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जितने भी एमसीक्यूज हैं ग्राहम लॉ से रिलेटेड, बेशक वो एमडी कैट में है, ई कैट में है, पीपीएससी में है, या फिर क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज वाले, या आपकी बुक के एग्जांपल्स हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं जी इसकी हिस्ट्री से कि ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन किसने पेश किया। तो साफ साफ नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो है हमेशा एक चीज याद रखना, अपने नोट्स बनाने की आदत डालें, क्योंकि दूसरे के नोट्स और दूसरे की जीएफ हमेशा देखने में अच्छी लगती है, होती किसी काम की नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे जी हम इसकी हिस्ट्री से, ग्राहम लॉ किसने पेश किया। तो प्यारे बच्चों, एक स्कॉटिश फिजिकल केमिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस ग्राहम, ठीक है जी। उन्होंने ये लॉ पेश किया था और 1848 के अंदर, ठीक है, उन्होंने ये लॉ पेश किया और उन्होंने गैसेस की डिफ्यूजन और फ्यूजन का, उनके जो है मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के साथ ताल्लुक का उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स के साथ मुशाहिदा किया और मुशाहिदात करने के बाद उन्होंने एक लॉ पेश कर दिया। लॉ क्या कहता है जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to square root of its density at constant temperature and pressure। कि किसी भी गैस का डिफ्यूजन या डिफ्यूजन का रेट उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखे जाए, कांस्टेंट। अब प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ना, सबसे पहले हमें एक चीज गौर करनी है कि यहां पर ग्राहम ने रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की है, तो क्या डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों एक चीजें हैं? सोचिए जरा, बताइए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या वाकई एक चीजें हैं? नहीं, कभी भी नहीं। डिफ्यूजन अलग चीज है, रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग चीज है। तो पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करें ना कि ग्राहम लॉ हमें सिंपल डिफ्यूजन की बात नहीं करता, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या फर्क है। तो प्यारे बच्चों, डिफ्यूजन आप पढ़ के आए हो प्रीवियस लेक्चर में कि डिफ्यूजन से मुराद गैसेस का, गैस के मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना है। ये क्या है? आपकी सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन प्यारे बच्चों, जब आप डिफ्यूजन की बजाय रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करोगे तो इसी डेफिनेशन में थोड़ा सा इजाफा करोगे। और वो इजाफा क्या करोगे, गौर से सुनना, कि गैस के मॉलिक्यूल्स का अपने हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मुंतकिल हो जाना एक पार्टिकुलर एरिया से और एक गिवन टाइम के अंदर। फर्क को समझो, डिफ्यूजन में वक्त की कोई कैद नहीं है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन में वक्त की कैद लाजिम है। डिफ्यूजन के अंदर एरिया का जिक्र जरूरी नहीं है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करोगे तो एरिया का जिक्र लाजमी करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से मुराद क्या है? मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का अगर फार्मूला निकालना चाहूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला मेरे पास ये बनेगा, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड थ्रू a particular area divided by time taken for diffusion, ठीक है। तो एक चीज याद रखना प्यारे बच्चों, जब सिंपल डिफ्यूजन की बात करोगे वहां वक्त की कैद या एरिया की कैद नहीं है, लेकिन जब रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करनी है तो आप ये बताओगे कि एक पार्टिकुलर एरिया से गिवन टाइम में
कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज हुई है वो उस गैस का क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब प्यारे बच्चों ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट ऑफ गैस, ये वॉल्यूम भी हो सकता है गैस का, ये नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं। तो ये अमाउंट ऑफ गैस को अगर हम वॉल्यूम की टर्म में लें कि गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है पार्टिकुलर टाइम में गिवन एरिया से, या गैस के कितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकुलर टाइम के अंदर पार्टिकुलर एरिया से डिफ्यूज हो रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन के डिफरेंट मायने हैं। इसको हम वीडियो के एंड पे जाके बाद में जाके स्टडी करेंगे और ये हमें फार्मूलाज देंगे जिनके जरिए हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए याद रखना है कि जो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो सिंपल डिफ्यूजन की बात नहीं करता, वो किसकी बात करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की। क्लियर हो गया। अब ये कहता क्या है, अब जरा आ जाओ इसकी स्टेटमेंट पे। कहता है जी रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट्स ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन को मैं कहता हूं आर, ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की। ये है आपके पास ग्राहम लॉ। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गैस की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा। भारी गैस आहिस्ता डिफ्यूज करेगी, हल्की गैस तेजी से डिफ्यूज करेगी। ये आप सिंपल एग्जांपल ले लो, मोटा बंदा है बड़ा ही स्लो भागता है, और अगर पतला सा बंदा है वो बड़ा ही स्पीड से भागता है। तो गैस जितनी हल्की और पतली होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा, और गैस जितनी भारी और मोटी होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। तो ये कहता है ग्राहम लॉ के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। अब प्यारे बच्चों ये जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना, डिपेंडेंस ऑफ आर, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये एरिया ऑफ डिफ्यूजन पे भी डिपेंड करता है, उसके साथ साथ ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है, अच्छा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये प्यारे बच्चों मुख्तलिफ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, एरिया भी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, डेंसिटी भी है और मॉलिक्यूलर मास भी। अब ग्राहम लॉ ने क्या किया प्यारे बच्चों, उसने इसके अंदर प्रेशर भी कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया, उसके बाद एरिया को भी कांस्टेंट रख दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे इसमें, वो भी ऐसे मान लो एक किस्म का कांस्टेंट ही रख दिया। तो यहाँ पे ग्राहम लॉ हमें डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास की बात करता है इन सारी चीजों को कांस्टेंट रख के, ठीक है। तो ग्राहम लॉ ने क्या कहा कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट के कांस्टेंट लगा दिया 1/d अंडर रूट, ठीक है जी। अब ये अंडर रूट d इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी अंडर रूट इज इक्वल टू k। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है जी। इसको गौर से लिख लो, समझ लो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मानो मेरे पास दो गैसेज है, एक है गैस A और एक है गैस B। दो सिलेंडर है और उनमें दो गैसें भरी हुई है, एक में गैस A है दूसरे में गैस क्या है B, ठीक होगी बात। अच्छा गैस A का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसे मैं कहता हूं वो है R1, गैस B का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो कितना है R2, ठीक है। गैस A की जो डेंसिटी है वो क्या है D1 और गैस B की जो डेंसिटी है वो क्या है D2। अब ये इक्वेशन उठा के इन दोनों गैसेस पे लगा दो। अब R1 मल्टीप्लाई बाय D1 का अंडर रूट इज इक्वल टू K, और यही इक्वेशन इस पे लगाऊं तो R2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट D2 इज इक्वल टू K। अब प्यारे बच्चों याद रखना कि ये जो K की वैल्यू है, ये K जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो डिफरेंट गैसेस के लिए K की वैल्यू जब आप निकालोगे वो क्या आएगी, सेम आएगी। टेम्परेचर और प्रेशर जब क्या रखोगे सेम, तो डिफरेंट गैसेस की K की वैल्यू क्या आएगी, सेम। तो यहां पर भी इन दोनों K की वैल्यू क्या आएगी, सेम, क्योंकि ये भी कहा ली हुई है आपने सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो जब ये दोनों K की वैल्यू सेम है तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं R1 मल्टीप्लाई बाय D1 अंडर रूट इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई बाय D2 अंडर रूट, क्योंकि दोनों के K की वैल्यू बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है। अब प्यारे बच्चों क्या करो, R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, D1 अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय D1, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट।
इसको मैं कलेक्टिव भी लिख सकता हूँ R1 और R2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 डिवाइडेड बाय D1। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ गई ग्राहम लॉ की इक्वेशन। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल फॉर्म ऑफ ग्राहम लॉ। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ये था हमारी ग्राहम लॉ की पहली डेरिवेशन। अब जरा हम इस डेंसिटी को ना थोड़ा सा चेंज करके कहां लेके जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास के अंदर। अब वो कैसे लेके जाना है जरा उस पर गौर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास ग्राहम लॉ की क्या इक्वेशन आई है जी, R1 और R2 इज इक्वल टू D2 और D1। अब हमने क्या करना है, इस डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास से चेंज करके देखना है क्या क्या मॉलिक्यूलर मास इस इक्वेशन के अंदर फिट हो सकता है। करते हैं जी, आप पढ़ के आए हो जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है जी, n प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M R T। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों M यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आओ, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो PM इज इक्वल टू M by V R T। आप जानते हो ये जो आपका M by V है मास ओवर वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो मैं यहाँ डेंसिटी लिख देता हूँ, PM इज इक्वल टू डेंसिटी RT। RT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। PM ओवर RT इज इक्वल टू डेंसिटी। लो जी, ये मेरे पास आ गया डेंसिटी का फार्मूला जनरल गैस इक्वेशन से। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप जानते हो ग्राहम लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और R तो बचपन से कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मतलब मॉलिक्यूलर मास गैस का जितना ज्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास जितना कम तो डेंसिटी उतनी कम। तो प्यारे बच्चों क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के दरमियान रिलेशन सेम है तो डेंसिटी की जगह मैं मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूं। तो मेरे पास ये जो है ग्राहम लॉ की पूरी इक्वेशन आ जाएगी R1 और R2 M2 डिवाइडेड बाय M1 और ये अंडर रूट। तो लो जी ये भी है ग्राहम लॉ। तो यहां से मेरे पास ग्राहम लॉ की एक नई स्टेटमेंट आती है, क्या आती है, द रेट of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass at constant temperature and pressure। जहां डेंसिटी रही वहां क्या लगा दो, मॉलिक्यूलर मास। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे। गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा, गैस जितनी भारी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम, उतना ही आहिस्ता वो डिफ्यूज करेगी। अच्छा, एक तो ये तरीका था डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास लाने का। अब प्यारे बच्चों एक और तरीका भी है इस डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास लाने का, वो तरीका है वेपर डेंसिटी के जरिए। किसके जरिए, वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होती है, इसके जरिए हम कैसे डेंसिटी को मॉलिक्यूलर मास के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको वेपर डेंसिटी का हल्का सा छोटा सा कांसेप्ट समझना है। पहले बच्चों वेपर डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना वो होता है D = m/2। अब ये क्या है, कहां से आया, क्यों आया, क्या जरूरत है। तो प्यारे बच्चों डेंसिटी की दो टाइप्स होती है। ठीक है, एक होती है वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी से क्या मुराद है, किसी भी गैस की डेंसिटी जब हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपैरिजन में ली जाए उसे क्या कहते हैं, वेपर डेंसिटी। इसकी डेफिनेशन है क्या होगी, डेंसिटी ऑफ अ गैस द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो किसी भी गैस की डेंसिटी का कंपैरिजन जब आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से करोगे तो आपके पास जो डेंसिटी आएगी रिजल्ट में वो क्या कहलाती है, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का प्यारे बच्चों फार्मूला क्या है जी, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चों ये जो डेंसिटी ऑफ गैस है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, इसका फार्मूला निकालने के लिए आपको इस फार्मूले की क्या लेनी पड़ेगी, मदद। अब देखो ये फार्मूला अगर मैं डेंसिटी ऑफ गैस पे लगाऊं, डेंसिटी ऑफ गैस बराबर है प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय R और टेम्परेचर।
इसी तरह ये डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन के लिए फार्मूला लगाओ तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन बराबर है प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन आर टी। अब पता है आपको आर तो वैसे ही कांस्टेंट है और प्रेशर और टेम्परेचर तो आपने वैसे ही कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि वेपर डेंसिटी लेते वक्त भी प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों क्या करो, इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे क्या कर दो, पुट। लो ये पुट कर देते हैं तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस क्या है, ये प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आर टी। ये आ गया। डिवाइडेड बाय क्या है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है ये, तो लो जी ये आ गया प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक हो गया जी। लो जी प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय आर टी मल्टीप्लाई बाय आर टी डिवाइडेड बाय प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तकसीम वगैरह करोगे तो वो उलट जाएगी। लो जी अब क्या होगा जी, देखो प्यारे बच्चों प्रेशर से प्रेशर मर गया, आरटी से आरटी मर गया, तो वेपर डेंसिटी आपके पास किसके बराबर आ गई, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब ये मत कहना कि आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन नहीं पता, मुझे पता है। कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 2.016 ग्राम पर मोल। तो जी मैं इसको रफली 2 लिख देता हूं, तो वेपर डेंसिटी प्यारे बच्चों मेरे पास क्या आ गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो अब जरा गौर करना, यही फार्मूला तो हमने स्टार्ट में लिखा था, यही फार्मूला तो हमने प्रूफ करना था। तो पता चला डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2, और 2 यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी गैस की डेंसिटी का जब आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपैरिजन करते हो कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे, तो वो क्या कहलाती है, वेपर डेंसिटी। अब ये फार्मूला आपके पास है, इसी फार्मूले को आपने इसमें पुट करना है और आप देखोगे इस फार्मूले में पुट करोगे तो आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। कैसे आएगा अभी निकाल लेते हैं। तो लो जी प्यारे बच्चों मेरे पास फार्मूला है R1 ओवर R2 डिवाइडेड बाय D2 डिवाइडेड बाय D1 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब ये मेरे पास है, ठीक है, इसको मैं लगा लेता हूं जरा। D1 क्या होगा, M1 ओवर डिवाइडेड बाय 2 और D2 क्या होगा, M2 डिवाइडेड बाय 2। इसको मैंने दोनों के लिए लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये D2 की वैल्यू और ये D1 की और D2 की वैल्यू कहां कर दो, यहाँ पे पुट। लो जी R1 डिवाइडेड बाय R2, D2 की वैल्यू क्या है आपके पास, M2 डिवाइडेड बाय 2, M2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, डिवाइड D1 है, D1 की वैल्यू क्या है, ये M1 डिवाइडेड बाय 2 सारे का अंडर रूट। लो जी M2 डिवाइडेड बाय 2, इसको मल्टीप्लाई किया 2 ऊपर चला गया, M1 नीचे आ गया पूरे का अंडर रूट, 2 से 2 मर गया, M2 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू अंडर रूट और R1 ओवर R2। लो जी ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हुआ, आपने डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास भी लगा ले तब भी ग्राहम का लॉ जो है डिफ्यूजन बयान होता है, कि वो ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी या स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास भी यूज कर सकते हो। वो कैसे कैसे आ सकता है, दोनों मेथड आपने पढ़ लिए। एक कैसे आएगा, PV nRT को इस्तेमाल करके 1 नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला डालो, डेंसिटी का फार्मूला निकालो, वो फार्मूला इक्वेशन में पुट करो और काट कुट के मार मुड़ के आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। दूसरा तरीका है वेपर डेंसिटी का। किसी भी गैस की डेंसिटी को जब आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से कंपेयर करोगे कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पे, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फार्मूला याद रखना है m डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं जी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने बात करनी है जी ग्राहम लॉ की वेरिफिकेशन की, डेमोंस्ट्रेशन की। ठीक है जी, लो ये डेमोंस्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ठीक है, हमने मतलब डेमोंस्ट्रेशन का मतलब ये होता है एक्सपेरिमेंटली साबित करना किसी चीज को। तो ग्राहम लॉ को क्या किसी एक्सपेरिमेंट से साबित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। कैसे, लो जी प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक ये लंबी ट्यूब ग्लास ट्यूब ले लेनी है, ये मैंने ग्लास ट्यूब ले ली। ठीक है, एक आपने ग्लास ट्यूब लेनी है और इसकी लेंथ कितनी होनी है प्यारे बच्चों, यहां से लेके
यहां तक ये होगी 100 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने दो सोल्यूशन ले लेने हैं। ठीक है, लो जी ये सोल्यूशन यहां ले लेना आपने HCl का सोल्यूशन, यहां ले लेना है आपने अमोनिया का सोल्यूशन NH3 का। फिर आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने कॉटन के दो प्लग लेने हैं, मतलब दो छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। ठीक है, टुकड़े लेने के बाद आपने उन दोनों टुकड़ों को इसमें क्या करना है, सोखना है। ठीक है, गीला करना है। गीला करने के बाद उन दोनों टुकड़ों को उठा के इकट्ठा एक वक्त दोनों को यहाँ पे आपने इनके मुंह, इस ग्लास ट्यूब के मुंह पे क्या कर देना है, रख देना है। लो जी ये मैंने एक ये रख दिया कॉटन प्लग, और एक दूसरा ये मैंने ये रख दिया। अब प्यारे बच्चों होगा क्या कि इधर मानो आपने HCl वाला रखा है और इधर आपने रखा है NH3 वाला। अब ये दोनों अंदर ट्रैवल करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, गैसेस स्टार्ट करेंगे और चलते 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 ये गैस आपकी 40.5 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है और ये गैस आपकी चलते 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 59.5 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है। ट्रैवल करने के बाद यहां पर आपके डेंस व्हाइट फ्यूम्स पैदा होते हैं, सफेद कलर के धुआं सा छोटा सा पैदा होता है। वो किसका होता है, आपको पता है HCl जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड के यहाँ पर क्या है, व्हाइट फ्यूम्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये यहां तक आपका apparatus हो गया। अब प्यारे बच्चों क्या होगा, देखो इसमें से अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl निकालूं तो वो है मेरे पास 40.5 सेंटीमीटर, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 निकालूं वो है मेरे पास कितना, 59.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसके बाद मुझे दो चीजें और चाहिए, वो चाहिए मुझे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो टोटल कितना हो गया 36.5 ग्राम पर मोल। इसी तरह मोलर मास ऑफ अमोनिया निकाला जाए NH3, नाइट्रोजन का आपको पता है 14 होता है और हाइड्रोजन 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3, 14 3 कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास चीजें आ गई हैं, फार्मूला आपको आता है, फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मैं लिखूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया ऊपर आएगा, NH3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। लो जी ये आ गया फार्मूला। लो जी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन HCl कितना है 40.5 डिवाइडेड बाय अमोनिया कितना है 59.5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी इज इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना है आपके पास 36.5। ठीक है, ये आ गया 36.5 और अमोनिया का कितना है आपके पास 17, ये आ गया ऊपर 17, इसका ले लो अंडर रूट। प्यारे बच्चों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी आपका जवाब 0.68 आएगा और इस साइड का भी जवाब 0.68 आएगा। तो जब प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आपका लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ग्राम्स लॉ हैज बीन प्रूव्ड। ठीक है। अच्छा एक चीज है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे HCl को ऊपर रखा है, अमोनिया को नीचे रखा है। आपने एक छोटा सा होमवर्क करना है, आपने क्या करना है, अमोनिया को रेट ऑफ डिफ्यूजन ऊपर और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl क्या रखना है नीचे, और इसी तरीके से HCl का मोलर मास ऊपर और NH3 का मोलर मास नीचे। तो ये क्वेश्चन लगा के आपने चेक करना है कि तब भी आपकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। अगर तो आती है फिर तो आपका लॉ साबित है, अगर नहीं आती फिर आपकी मैथ कमजोर है, उसको थोड़ा चेक कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चेक करना है कि इस तरीके से लिखने से भी क्या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। तो ये थी प्यारे बच्चों डेमोंस्ट्रेशन ग्राम लॉ की, जिसको हमने साबित किया डिस्टेंस के मायने में कि एक गैस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है गिवन टाइम में। हाँ एक चीज याद रखना, ये जो आपने मेजर किया है रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये गिवन टाइम में था और दोनों का टाइम क्या था, सेम। दोनों का टाइम क्या था, सेम। मतलब सेम टाइम के अंदर जो HCl है उसने 40.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया और सेम टाइम के अंदर NH3 ने 59.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब इससे क्या साबित होता है, जरा गौर करो। जो HCl है उसका मोलर मास क्या है, ये रहा HCl का मोलर मास कितना है, ज्यादा 36.5,
जिसका मोलर मास ज्यादा वो गैस भारी, और वो आहिस्ता आहिस्ता चली और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 40.5। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अमोनिया की बात करूं, उसका मोलर मास क्या है कम इसके मुकाबले में, ये कितना है 17, तो इसका मोलर मास कम था तो इसलिए इसने ज्यादा जो है डिस्टेंस कवर किया, यानी इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा था। तो यहां से भी आपका ग्राहम लॉ प्रूव हो रहा है कि जिसका मोलर मास या डेंसिटी ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है। इसका मोलर मास कम है, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो ये ही आपकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम लॉ। नेक्स्ट हम अपनी इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज की बात करते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्या क्या मायने हो सकते हैं, किन टर्म्स में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लो जी प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं जी मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन के रेट ऑफ डिफ्यूजन के क्या क्या मायने होते हैं। तो लो जी, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक फार्मूला बताया था, वो क्या था, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, ये जो आपकी अमाउंट ऑफ गैस है ना, इसके मुख्तलिफ मतलब हो सकते हैं। मतलब मैं अमाउंट ऑफ गैस को वॉल्यूम की टर्म में लेता हूं कि मैं कहता हूं कि गिवन टाइम में गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ। इसी तरीके से मैं इस अमाउंट को नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में ले सकता हूं कि गिवन टाइम में गैस के कितने नंबर ऑफ मोल डिफ्यूज हुए। तो इस तरीके से हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन के डिफरेंट मतलब, डिफरेंट मीनिंग्स आ जाते हैं। पहला ही हमारा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, वॉल्यूम की बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा जी, तो R1 ओवर R2 डिवाइडेड बाय V1 ओवर T1 और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1 का अंडर रूट। ठीक है जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या मतलब होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी। तो कि दिए गए वक्त में गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, तो इस टर्म में भी हम जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जो आपका दूसरा है वो है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M1 ओवर T1 और N2 ओवर T2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1 का अंडर रूट। अब इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है। कि प्यारे बच्चों, गिवन टाइम के अंदर T1 टाइम के अंदर गैस 1 के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज हुए हैं, वो गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से T2 टाइम के अंदर गैस 2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिफ्यूज हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दो तो मतलब ये है। फिर बच्चों एक मतलब और है, वो है डिस्टेंस की टर्म में, कि गिवन टाइम में गैस ए जो है या एक गैस 1 कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो भी उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और गिवन टाइम में गैस 2 कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो भी उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो तीसरा पे है प्यारे बच्चों मेरे पास, तीसरा इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। लो जी, इसमें क्या आएगा प्यारे बच्चों, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D1 ओवर T1 डिवाइडेड बाय D2 ओवर T2। ठीक है। इट गिव्स अस M2 डिवाइडेड बाय M1 आल का अंडर। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं ये D1 ओवर T1 की बात करूं, इसका क्या मतलब होगा, डिस्टेंस कवर्ड by gas 1 during
डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, कि T1 टाइम में गैस 1 ने डिफ्यूजन के दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल हमने जो ग्राहम लॉ का डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ी है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी है, उसमें पढ़ी थी। उसमें क्या हुआ था कि आपने प्यारे बच्चों, असल मसला ये था कि वहां पे आपने टाइम दोनों का क्या लिया था, सेम, कि गिवन टाइम के सेम टाइम के अंदर HCl मॉलिक्यूल कितना ट्रेवल करके आए हैं और NH3 गैस कितना ट्रेवल करके आई है। अब क्योंकि वहां टाइम सेम था तो आप वहां पे क्या करते हैं, D1 ओवर T डिवाइडेड बाय D2 डिवाइडेड बाय T, क्योंकि टाइम सेम था, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास, D1 ओवर T मल्टीप्लाई बाय D2 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, ये T ऊपर चला जाएगा, D क्या आ जाएगा 2 नीचे, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन किस टर्म में लिया था, ये D1 ओवर D2 की टर्म में लिया था, ठीक है। वहां पे और D1 ओवर D2 ले लिया था और M2 ओवर M1 ले लिया था। क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि टाइम दोनों का वहां पे सेम था ना, तो मैंने T लिख दिया, T पीछे मर गया और D1 डिवाइड बाय D2। HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिस्टेंस के टर्म में कितना आया था, 40.5, और अमोनिया का कितना आया था आपके पास, 59.5। तो यहाँ आपने वो पुट किया था और यहाँ पे आपने मोलर मास दोनों के पुट करके आपने ग्राहम लॉ को साबित किया था। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे, जिसमें हमने उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद उसकी हिस्ट्री देखी, उसके डिफरेंट फार्मूलाज को देखा, और साथ साथ हमने ये इंपॉर्टेंट फार्मूले डिराइव किए हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे, लिखेंगे, तैयार हो जाएंगे, घबराना नहीं है। अगर आपकी जिंदगी मुश्किलात से भरी पड़ी है तो आपने घबराना नहीं है, मुश्किलात का बहादुरी से सामना करना है, हारना नहीं है। मैं तो कहता हूँ हार नाम की कोई चीज होती नहीं है, या आप जीत जाते हो या फिर आप सीख जाते हो, और जब आप सीख जाते हो तो जिंदगी के किसी ना किसी मकाम पर उस सीख की बदौलत लाजमी जीत जाते हो। तो कोशिश कीजिए, पढ़ते रहे, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए, आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।